गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे गृह विज्ञान का कक्षा 11th का पेपर। ये इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ लीजिएगा। ये 60 नंबर का ही आपका पेपर रहेगा। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प सुनिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प सुनिए। गृह विज्ञान अवधारणा को मानवीय गृह विज्ञान अवधारणा को खाली स्थान के रूप में आधुनिक बनाया गया है। गृह अर्थशास्त्र, मानव परिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान, घरेलू विज्ञान, गृह कला। मानव परिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान, ये जो है इसका ऑप्शन रहेगा बी, इसका सही ऑप्शन रहेगा। अगला देखिएगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से गाइटर या घंघा रोग हो जाता है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, बच्चों के उचित शारीरिक विकास के लिए निम्न में से किसका संतुलन आवश्यक है। मन का, मस्तिष्क का, हार्मोन्स का। इनमें से कोई नहीं। हार्मोन्स का संतुलन आवश्यक है। यदि हार्मोन्स बदल जाएंगे तो दिक्कतें हो सकती है। प्रश्न नंबर 4 देखें, वस्त्रों का सही आकार तथा स्थायी रूप देने के लिए उन्हें मशीनों द्वारा खींचकर सामान्य चौड़ाई में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस तरह से कपड़े को सीधा करके लाने की प्रक्रिया को टेंटरिंग कहते हैं। टेंटरिंग इसका सही आंसर है। अगला देखिए, ये है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, राधा की शिक्षिका ने देखा कि राधा को ब्लैक बोर्ड में पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो इसके लिए डॉक्टर ने सुझाव दिया कि राधा को निम्नलिखित पोषक तत्वों के भरपूर भोजन की आवश्यकता है। कौन सा भोजन। विटामिन ए की उसको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आँखों के लिए विटामिन ए सही माना जाता है। रक्त का दाग कैसा धब्बा है। प्रश्न नंबर 6, रक्त का दाग कैसा धब्बा है। प्राणीज धब्बा है। मनुष्य रक्त जो है मनुष्य प्राणी है, उससे के खून से जो धब्बा है तो प्राणीज धब्बे में आएगा। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7 है, गैर शाब्दिक संचार जो बोल नहीं सकते वर्ग के लिए सर्वोत्तम है। गैर शाब्दिक संचार जो बोल नहीं सकते उस वर्ग के लिए सबसे अच्छा है। फिर क्या कहता है, भविष्य के व्यय की योजना को निवेश कहते हैं। भविष्य के व्यय की योजना को निवेश कहते हैं। अगला है 9वां, ऊर्जा एक मानवीय संसाधन है। ऊर्जा क्या है। एक मानवीय संसाधन है। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, सबसे अधिक सीमित साधन कौन सा है। सबसे अधिक सीमित साधन कौन सा है। समय जो है सबसे अधिक सीमित साधन है। 11वां प्रश्न देखिएगा। 11वां प्रश्न क्या है, सामान्य नवजात शिशु का औसत शारीरिक भार कितना है। 2.5 किलो से 3 किलो जो है इसका भार होना चाहिए। किसी एक आक्सीकारक बलिज का नाम बताइए। किसी एक आक्सीकारक बलिज का नाम बताइए, तो वह है सूर्य का प्रकाश और हवा। अगला देखें, 13वां क्वेश्चन है, ईमेल, समाचार पत्र, मोबाइल फोन, रेडियो, टीवी प्रसारण दो तरफा संचार के उदाहरण हैं। और है, दोनों तरफा संचार में प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों एक दूसरे को सुनते हैं और सामंजस्य में एक साथ काम करने के इच्छुक होते हैं। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारक जो है आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ये इसका आंसर रहेगा। 14वां प्रश्न देखिएगा, पोषण एवं स्वास्थ्य विज्ञान का गहरा संबंध है। पोषण एवं स्वास्थ्य विज्ञान का गहरा संबंध है। पोषण एवं स्वास्थ्य विज्ञान का गहरा संबंध है। विश्वव्यापी अभियान सबके लिए स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाया गया अभियान है, जिसमें पोषण को बढ़ावा देने का एक मूल तत्व है। कारण, अच्छे पोषण का संबंध शरीर के अंगों और ऊतकों की संरचना और कार्यों के रखरखाव से है। इसका संबंध शरीर की वृद्धि और विकास से भी होता है। तो इसके लिए
इसका जो है कभी कथन ए और कारण दोनों सही हैं, ये भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है, लेकिन कारण आर ए की ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। यह सही है ये, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन रहेगा सही ये। अभी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, तो दोनों के दोनों जो है ट्रू हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसको सही से सही व्याख्या नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो है बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला देखो 15वां क्वेश्चन है, क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शिशु को कम से कम 6 माह तक विशेष रूप से स्तनपान कराने की सिफारिश करता है। बिल्कुल करता है। माँ का दूध शिशु की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पोषक तत्वों से युक्त होता है जी, और शिशु के शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाता है। तो दोनों सही हैं, और जो है पहला दूसरे की सही व्याख्या करता है, तो इसका ये ऑप्शन सही रहेगा। ये 15 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आगे 16वां सेक्शन बी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से आप क्या समझते हैं? पोषण संबंधी विकार, प्रोटीन ऊर्जा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं मिलने पर। पोषण संबंधी विकार जो है क्या है? कुपोषण। कुपोषण होता है कि उसका अच्छी तरह से पोषण ना होना। पोषण संबंधी विकार जो है प्रोटीन ऊर्जा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं मिलने पर जो है ऊर्जा कुपोषण, जो कुपोषण होता है उसको ऊर्जा कुपोषण कहते हैं। 17वां प्रश्न देखो, किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाले किन्हीं 2 भोज्य विकारों के नाम बताइए। बुनीमिया, एक तो बुनीमिया, एक एंड्रोक्सिया। 2 जो है किशोरावस्था में 2 भोज्य विकार हो सकते हैं। 18वां प्रश्न देखें, प्रतिरक्षण क्या है? एंटीबॉडीज इसको इम्यूनाइजेशन। वे एंटीबॉडीज जो शरीर में निर्मित प्रोटीन होते हैं जो संक्रामक रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, उनको क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन। जो शरीर में निर्मित प्रोटीन है और रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा करते हैं। फिर क्या कहता 19वें पे कहता कि 2 प्राणीज धब्बों के नाम बताइए। रक्त, दूध और मांस जो है ये प्राणीज धब्बे हैं। रक्त, दूध और मांस, अगर मांस गिर जाए, दूध गिर जाए और रक्त गिर जाए तो ये प्राणीज धब्बे कहलाते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 20, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य रोग और बीमारी से मुक्त होना नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना है। WHO के अनुसार ये स्वास्थ्य की परिभाषा है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना ही जो है स्वास्थ्य है, सही स्वास्थ्य है। प्रश्न नंबर 21 देखें। प्रश्न नंबर 21 है, मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस? इसको आप आपके लिए छोड़ती हूँ, इसको आप लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कार्य सरलीकरण क्या होता है भाई? कार्य सरलीकरण का अभिप्राय है कि कम से कम समय में और कम से कम ऊर्जा में, कम समय और कम ऊर्जा में अधिक से अधिक अच्छा कार्य करना। इसके अंतर्गत कार्यों को उचित प्रकार से करने का तरीका सिखाया जाता है। कम समय लगे और कम ऊर्जा लगे और अच्छा काम हो, उसको कहते हैं कि कार्य सरलीकरण। फिर 22वां है कि भाई संतुलित आहार के लाभ बताओ। क्या है? संतुलित बैलेंस डाइट खाने से क्या होता है? बीमारी से बच सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य सही रहता है और शरीर का वृद्धि और विकास दोनों सही बने रहते हैं। ये 22वां प्रश्न था आपका। 23वां प्रश्न हो देखिएगा, समय व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। इसके ऑप्शन में था ये प्रश्न, समय व्यवस्था क्या है? कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करना समय की व्यवस्था है। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 23 है, गृह विज्ञान शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। गृह विज्ञान शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? पारिवारिक स्तर को बढ़ाना, संसाधनों का उचित प्रयोग सिखाना। यह है जो है गृह विज्ञान के मुख्य उद्देश्य है। भोजन की उचित मात्रा में ग्रहण करना और कराना,
तो पारिवारिक सत्र बढ़ेगा, साधनों का उचित प्रयोग होगा, भोजन का उचित मात्रा में ग्रहण सभी करेंगे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रश्न नंबर 24 है, कपास के रेशे के 3 गुण, छोटा होता है, चमकदार होता है, पानी को सोखने की अधिक अक्षमता रखता है, अधिक कैपेसिटी होती है, इसलिए गर्मी में हम सूती कपड़े ग्रहण करते हैं ताकि हमारा पसीना वो पी ले। उसके बाद है मौद्रिकाएँ। मुद्रा कहाँ से मिलती है हमें? मौद्रिक पैसा कहाँ से मिलता है? वेतन से मिलता है, पेंशन से मिलता है, किराए से मिलता है, कृषि से मिलता है, या कोई किसी की दुकानदारी है या कोई अन्य काम है, वहाँ से जो है इसका मौद्रिक आय के साधन वो कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, पूरक आहार का वर्गीकरण करिए। क्या है पूरक आहार? पूरक आहार वही 3 प्रकार का होता है। कैसे? पूरक आहार 3 प्रकार का है। ठोस है, एक ठोस है, दूसरा ये ठोस है, ये मसला हुआ है, और ये बिना मसला हुआ। 3 प्रकार का जो पूरक आहार होता है, ये तीनों तरल होते हैं। ठोस 3 प्रकार का है, तरल होता है लिक्विड में, फिर होता है ठोस, फिर है मसला हुआ, फिर बिना मसला हुआ। ये जो है अंतर्व्यक्तिक संचार, इसके ऑप्शन में क्वेश्चन और पूछा इसने। अंतर्व्यक्तिक संचार क्या है? अपने आप से बात करना, स्वयं से बातचीत करना अंतर्व्यक्तिक संचार है। ये अभिव्यक्ति माध्यम में भी स्वयं से बातचीत करना, ये अंतर्व्यक्तिक संचार है। जैसे हम कई बार अकेले में ही कि इसके बाद ये करूँगी, इसके बाद ये करूँगी, मन में ही बातें करते रहते हैं, ये अंतर्व्यक्तिक संचार है। फिर क्या कहता है? साबुन तथा डिटर्जेंट में क्या अंतर है? साबुन और डिटर्जेंट, इसमें अंतर क्या है? साबुन क्या है? साबुन सस्ता है, डिटर्जेंट महंगा है। फिर क्या है? साबुन जो है साबुन क्या है? उसको नहीं भिगोकर और जो है डिटर्जेंट को भिगोकर रखा जा सकता है। डिटर्जेंट में भिगोकर रख सकते हैं हम, लेकिन साबुन में हम कपड़ों को भिगोकर नहीं रख सकते। इसमें क्या है? से संकुचित है और यह संकुचित नहीं है। इसमें जो है कपड़े सिकुड़ भी सकते हैं, लेकिन जो डिटर्जेंट से कपड़े सिकुड़ते नहीं हैं। फिर क्या कहता है कि डिटर्जेंट जो है, जब वो जल्दी भी उतर जाता है, जब धोते हैं ना तो जल्दी उतर जाता है, ये देर से उतरता है। फिर क्या है? दो बताए इसने, क्या है? फुलकारी, कांथा, चिकनकारी, ये कढ़ाइयाँ हैं। तो ये बताना है आपने कि कौन सी स्टेट की कढ़ाई है। तो फुलकारी जो है चुन्नियों पर की जाती है, चुन्नियों की कहानियों पर, चुन्नियों के बीच में। ये पंजाबी शैली की कढ़ाई, पंजाबी सूटों के ऊपर फुलकारी का दुपट्टा होता है। चिकनकारी है, ये लखनवी सूट, साड़ी, दुपट्टे, ब्लाउज, प्लाजो सभी के ऊपर होती है, सभी कपड़ों के ऊपर। ये लखनवी शैली है और महिलाएं बड़ी चाव से इसको पहनती हैं। कांथा शैली, आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। 27 प्रश्न आपके हो गए हैं। 28वां देखिएगा, वृहत एवं सूक्ष्म तत्वों का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वृहत और सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रो और माइक्रो, यानी जो वृहत भी है ज़्यादा, वो बड़े भी, और जो सूक्ष्म छोटे से छोटा भी। तो उसका जो है उदाहरण सहित जो है स्पष्ट करनी। अत्यधिक पोषण की आवश्यकता के लिए, अत्यधिक पोषण की आवश्यकता शरीर को पड़ती है, और उसमें जो है अत्यधिक पोषण जब कब होता है? जब ये मुख्य रूप से ये जो है, ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट, वसा, जल, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये हैं वृहत पोषक तत्व हैं। ये पोषक तत्व जो है वृहत हैं, ये तो है वृहत। और सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म में जिसकी आवश्यकता शरीर को कम पड़ती है, इनकी आवश्यकता अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, रोज़ पड़ती है, रोज़ लेते हैं हम, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता कम पड़ती है। जैसे खनिज, प्रोटीन, विटामिन B1 से विटामिन B12, इनकी कम पड़ती है आवश्यकता शरीर में, इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन पड़ती है। इनकी कमी से फिर बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो सेक्शन D देखिएगा। सेक्शन D में क्या कहता है? वृद्धि तथा विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि क्या है और विकास क्या है? वृद्धि को क्या है? ये तो वृद्धि के लिए आ गया, और ये आ गया विकास के लिए। वृद्धि को देखा जा सकता है, वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि मात्रात्मक है, वृद्धि निश्चित है। विकास को देखा नहीं जाता, विकास को मापा नहीं जाता।
विकास मात्रात्मक है, विकास जो है गुणात्मक है। विकास निरंतर चलता है। आगे है प्रश्न नंबर 30 का ही ऑप्शन में चॉइस में दिया गया है। बजट किसे कहते हैं? बजट क्या है? आय और व्यय का ब्यौरा है। बजट क्या है? आय और व्यय का ब्यौरा है। बजट 3 प्रकार का होता है। बचत का बजट, संतुलित बजट और घाटे का बजट। जिसमें नुकसान दिखाएगा वो घाटे का, जो बैलेंस है बिल्कुल जितना खर्चा है उतना खर्च किया है, और ये जिसमें बचत दिखा जिसमें सरप्लस है ये है बचत का, और ये संतुलित और ये घाटे का। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है। अब है 31वां प्रश्न देखिएगा। यौवना आरंभ में, जवानी जब शुरू होती है, प्यूबर्टी पीरियड होता है। यौवनारंभ से आप क्या समझते हैं? यौवनावस्था के दौरान किशोर लड़कियों में होने वाले मुख्य शारीरिक और जैविक परिवर्तनों की व्याख्या करें। किशोरावस्था 12 से 19 वर्ष, इसमें किशोर और किशोरियां शारीरिक और मानसिक बदलाव इसमें आते हैं। 12 से 19 वर्ष की आयु जो है यह यौवन के आरंभ की आयु है। इसमें किशोर और किशोरियों में शारीरिक बदलाव आते हैं इसमें बायोलॉजिकल चेंज आते हैं। और इसमें तनाव की अवस्था जो है, इसको तनाव की अवस्था भी कहा है। और कौन कौन होने वाले मुख्य शारीरिक, जैसे शरीर का बढ़ना, लंबाई बढ़ना, शरीर की लंबाई बढ़ जाती है, इसमें लंबाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ जाती है, शरीर पर बाल आ जाते हैं, आवाज़ में बदलाव आ जाता है, आवाज़ में बदलाव आता है। इस तरह की जो है चेंज इसमें आते हैं। 31वां 32वां देखिए लास्ट है। दाग धब्बा क्या है? दाग धब्बा क्या है? दाग उतारने के सामान्य नियमों का वर्णन कीजिए। ऐसा धब्बा क्या, कौन कैसा? ऐसा धब्बा जो वस्तु के संपर्क में आने पर कपड़े पर लग जाता है तो क्या कहलाता है? दाग कहलाता है। फिर क्या कहता है? नियम क्या है कि उसको धब्बे को पुराना नहीं करना है, पानी से धोना है, और धब्बे की पहचान करनी है, क्या प्राणीज है या वनस्पतिक है। प्रोटीन धब्बे को पानी से नहीं धोना चाहिए, ठीक है। फिर क्या कहता है? ब्लीच का प्रयोग करने पर साफ़ पानी से ज़रूर उसको धोना चाहिए। यदि आप ब्लीच का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको साफ़ पानी से अवश्य धोएं। पहचान न होने पर उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच का प्रयोग करें। ये जो है दाग धब्बों की पहचान के सामान्य नियम थे। इसी के साथ जो है पेपर पूरा होता है। धन्यवाद।